उदयपुर में कन्हैयालाल के सिर कलम करने की घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, निशब्द कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों, और वो भी हिंदुस्तान में। इस वक्त बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान राज्यपाल केरल के हमारे साथ आरिफ मोहम्मद खान साहब जुड़ रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब, मुझे लगता है कि जो देखा ना सुना इंडिया में, जो हम आईसिस में और अलकायदा में सुनते थे, सिर कलम करना, जब ये उदयपुर में होता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या थी और इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या देखते और समझते हैं सर? ये इसमें जो पहली प्रतिक्रिया आप पूछ रही हैं, मेरे ख्याल से उस पहली प्रतिक्रिया को जब आप किसी का इस तरह का ऐसा जघन्य अपराध देखते हैं और अपराध करने के बाद साधारणतया अपराधी के चेहरे से एक शर्म, एक गिलानी का भाव पैदा होता है। वो मुस्कुरा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं और अपनी फिल्म बना रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इस पे जो किसी की भी प्रतिक्रिया होगी, उसके लिए शब्दों में क्षमता नहीं है कि उसको व्यक्त किया जा सके। जघन्य अपराध, वहशियाना काम, जानवरों की तरह बिहेवियर। को लगता है कि कोई संवेदनशीलता, कोई करुणा का भाव, कोई इंसानियत का जज्बा कहीं छू के ही नहीं गया। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान में कोई इंसानियत का जज्बा ना हो? लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मेरी प्रतिक्रिया वही थी जो आपकी थी, जो किसी की भी हो, मगर मुझे हैरत बिल्कुल नहीं थी। हैरत इसलिए नहीं थी कि मैं ये मामला 2008 से, मैंने पहली बार ये मामला 2008 में उठाया। मैंने खत लिखा था देवबंद वालों को। मैंने कहा था कि आप टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मैंने उद्धृत किया था उनकी किताबों से। ये आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर ये बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो वो रेडिकलाइज नहीं होंगे तो क्या होंगे? अगर उनको ये होगा कि इंसान, मतलब उनका वो तो दूसरे इंसान तो आपके इसलिए पैदा हुए कि आप उन्हें नियंत्रण करेंगे, आप किसी को ये बताएंगे। आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं अपने आचार से, अपने विचार से, लेकिन आप अपनी राय दूसरों के ऊपर ताकत के जोर से थोपेंगे। जब ये किताबों में पढ़ाया और कम उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो अगर वो ऐसा काम करें, उसमें जो ज्यादा प्रभावित हो जाएं या ज्यादा कमजोर दिमाग के हों, वो करें, तो हैरत तो नहीं होगी। मैं 14 साल पहले ये खत लिखा था और उनको कहा कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं आर्टिकल लिखूंगा। आर्टिकल लिखा, वो छपा, मेरी किताब का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। कहां पढ़ाया जा रहा है ये बच्चों को, और आपने किसको ये खत लिखा था? नहीं, मैंने अभी आपको बताया, मैंने देवबंद वालों को। इन्होंने जब टेररिज्म के खिलाफ 2008 में कॉन्फ्रेंस की थी, हाँ। मैंने खत लिखा, इनको बधाई दी, लेकिन साथ में ये कहा कि ये मैं आपकी किताबों से उद्धरण दे रहा हूं जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपके मदरसे में पढ़ाया जाए। ये अगर आप शिक्षा देंगे तो इससे तो उग्रवाद पैदा ही होगा, आतंकवाद पैदा होगा। सर, क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में? ऐसा कौन सा वो ऐसा कंट्रोवर्शियल पार्ट है जिससे आपको लग रहा है वो प्रभावित हो रहे हैं, वो आतंकवाद? आपको मैं अपने शब्दों में नहीं बताता। मैं आपको, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जावेद गामदी, पाकिस्तानी हैं लेकिन देश छोड़ने पर मजबूर हो गए अपनी जान बचाने के लिए। पहले दुबई थे, फिर मलेशिया थे, फिर आजकल अमेरिका में, वहां भी खतरा पैदा हो गया। उनका एक यूट्यूब पर, मैं आपसे कहता हूं आप भी देख लीजिए, जावेद गामदी टाइप कीजिए और मदरसा एजुकेशन कीजिए, उनका इंटरव्यू है वो। अब आप उनका, वो डेफिनेटली बड़े स्कॉलर हैं, जो उनके विरोधी हैं वो भी नहीं उससे इनकार करते। वो उनका आप सेंटेंस सुन लीजिए। उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि ये जो दहशतगर्दी आप इस वक्त देख रहे हैं, जो आतंकवाद देख रहे हैं, इसका सबब, इसका कारण वो मजहबी फिक्र, वो धार्मिक सोच है, रिलीजियस थॉट है, जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है।
और उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है, यही इसकी का स्रोत है। और उन्होंने कहा कि 4 चीजें हर जगह पढ़ाई जाती, जो आप कह रहे हैं ना कि क्या है। मैंने तो उस किताब से वाक्यों को जूं का तूं उठा के अपने खत में लिखा था, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा था। ये बड़े स्कॉलर हैं तो ये बता रहे हैं कि क्या 4 चीजें पढ़ाई जाती हैं। वो कहते पहली चीज ये है कि दुनिया में कहीं भी विधर्म होगा, शिर्क होगा, मतलब कोई दूसरों का तरीका इबादत का कुछ और है, कुफ्र होगा, एपोस्टेसी होगी, तो ऐसे शख्स की सजा मौत है और इस सजा को देने का हमारा अधिकार है। दूसरी बात ये सिखाई जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जावेद गांधी कह रहे हैं। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि मुसलमान उन पर शासन करें, और कोई भी गैर हुकूमत जो गैर मुस्लिमों की है वो हुकूमत नाजायज हुकूमत है, जिसको जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको पलटना चाहिए। और फिर ये सिखाते हैं कि जो आज जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, जिसे उनके शब्दों में जदीद कौमी रियासत नेशन स्टेट, ये कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये जावेद गांधी कह रहे हैं कि ये मदरसे का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसका ये हिस्सा है। और आखिर में अपने इंटरव्यू के आखिर में, आप खुद सुन लीजिए, अपने इंटरव्यू के आखिर में कहते हैं कि जब तक ये शिक्षा जारी रहेगी दुनिया में शांति स्थापित करना संभव नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि भाई हमारे जो ये शिक्षा का अधिकार है, ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, अब हमने उसको बुनियादी अधिकारों की सूची में शामिल कर दिया। यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उस पर हमारे दस्तखत हैं, दुनिया के सारे ही देशों के दस्तखत हैं। उस डिक्लेरेशन के मुताबिक और हमारे राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है उसके मुताबिक 14 साल की उम्र तक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी अधिकार है। उसको किसी प्रकार की स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं दी जा सकती। तो हमारी ये जिम्मेदारी है समाज की, ये मदरसे में लोग 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र के बच्चों को लाते हैं, वो 10-12 साल वहां रहते हैं, उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। नहीं, 14 साल की उम्र के पहले किसी बच्चे को इसकी इजाजत नहीं हो सकती, किसी संस्था को इजाजत नहीं हो सकती कि वो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दे। मदरसों को लेकर उठाया हुआ एक भी सवाल या एक भी फैसले पर सभी एक टूट होकर पड़ जाते हैं कि ये हिंदुत्व को बढ़ाने वाली सरकार है, ये माइनॉरिटीज को देश में टारगेट कर रही है। फिर इसका क्या रास्ता है? क्योंकि वो तो कहते हैं कि मदरसों से ही पढ़ के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स इस्लाम के पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए राष्ट्रवाद के साथ भक्ति की है और देश की सेवा की है। खान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये फंडामेंटल राइट में, बुनियादी अधिकारों में है शिक्षा का अधिकार 14 साल की उम्र तक या नहीं है? बिल्कुल है। यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन में है या नहीं है? जी। हम अगर अपने देश के संविधान और कानून को लागू करें और उस अंतरराष्ट्रीय जो हमारा जो कमिटमेंट है, हम उसको लागू करें, तो अगर कोई आरोप लगाता है तो हमें आरोप से डरने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे देश का विभाजन हुआ है, हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, हमें एकता की भावना पैदा करनी है, और हम इस तरह की आलोचनाओं से अपने रास्ते को नहीं बदल सकते। लेकिन हमारे देश के युवा क्यों प्रभावित हो रहे हैं ऐसी बातों से? कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम इश्यूज कर रही है, जिसकी वजह से मुस्लिमों कट्टरवाद का जो ये जहर घोला जा रहा है वो अब अपना रंग दिखा रहा है। आरोप विपक्ष लगाता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहा जा रहा है सर। जी जी बोलिए सर। अगर धूल उड़ाने की बात है तो हर किसी को हक हासिल है। जरा बताएं तो मानिए मिसाल के तौर पर, देखिए मेरा काम ये नहीं है कि मैं पॉलिटिकल सवालों के जवाब दूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं
कि राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने भी हैं, क्या कोई हिंदुस्तान में पिछले कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लाभान्वित होने वाले किसी एक वर्ग के हों, किसी एक धर्म के अनुयायी हों? गैस का सिलेंडर क्या किसी एक को मिला है? अगर टॉयलेट बने हैं तो क्या किसी एक समुदाय के लिए बने हैं? असल में सारी हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें जो अंतिम व्यक्ति है, जो नीचे हैं, जो लाभान्वित हो रहे हैं, हमारा उनसे सरोकार नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए, बंबई में बैठे हुए कुछ लोग जो बगैर इलेक्शन लड़े सत्ता के सुख भोगा करते थे, आज वो उससे बाहर हैं। उनका क्रिटिसिज्म है, हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं संवैधानिक, अंतरराष्ट्रीय, हम उससे कैसे अपने पीछे छोड़ा सकते हैं? लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद ये विवाद शुरू हुआ सर, और जो कन्हैया लाल जी थे, टेलर थे, वो उन्होंने एक पक्ष में रिपोर्ट लिखी, अपना कुछ सोशल मीडिया पर डाला, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया उदयपुर राजस्थान में। उसके बाद वो एक दिन रहने के बाद रिहा कर दिए गए। उनको धमकियां मिल रही थी, 17 मई को वीडियो बनाकर धमकी मिली मोहम्मद रियाज की तरफ से। पुलिस ने बैठाकर दोनों को समझौता कर दिया और समझौते के हवाले एक शख्स की जिंदगी कर दी। ऐसे में यह सवाल है कि क्या नुपुर शर्मा के इस विवाद की शुरुआत नहीं होती जो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कहा था, तो फिर ये कांड नहीं होता? मैं आपको एक बात कहता हूं अंजन जी, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि भारत, नुपुर शर्मा या मैं या आप इंपॉर्टेंट नहीं। भारत की संस्कृति का 5000 साल का इतिहास है। हमारी संस्कृति एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की संस्कृति है। हमारे यहाँ सहिष्णुता नहीं है, हमारे यहाँ स्वीकार्यता और सम्मान है। हम हर किसी रास्ते को रुचि नाम वैचित्रिया दिलजु कुटिल नाना पज्जुशाम निर्णाम एको गमियस तुमसी पैसा मंडवीर, नदी नाले जिस तरह जाके समंदर में मिल जाते हैं। हे प्रभु, हम भी सब लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार रास्ता तय करते हुए तुझमें। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में कोई खास तरीके से ही इबादत की जा सकती है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सबके लिए सम्मान, सबको सब स्वीकार। जो अपनी तरीके से कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, मुझसे अलग है वो तरीका। लेकिन ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ये स्वीकार्यता और सम्मान की संस्कृति है। उसके साथ ये वो देश है, वो संस्कृति है जिसने जहां 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं दर्शन के, उसमें एक चारवाक के नाम से है, जिसने भारतवासियों की हर मान्यता का मजाक उड़ाया, हर उस चीज को जिसे पवित्र मानते थे उसको रबिश किया, किसी ने उसके कंकरी नहीं मारी। तो हम स्वीकार्यता की संस्कृति हैं, हम सम्मान की संस्कृति हैं, और उसके साथ हम प्रश्न करने वाली भी संस्कृति हैं। जो अगला सवाल मैं पूछ रही हूं सर आपसे, वो बहुत गंभीर है, रिलीजियस फैनेटिसिज्म पर। ये जो धार्मिक कट्टरवाद, हम जो आज तक भारत में इस तरह से किसी का सर कलम करना, मतलब सोचकर भी इंसान सिहर जाए कि पहले इस तरह से गला काटना, किसी का सर अलग करना, उसके बाद हंसते हुए हथियार के साथ वीडियो बनाना, फिर सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो डालना हत्या का भी और वायरल करना, उसके बाद का हंसता हुआ बयान भी जिसमें वो पीएम तक को धमकी दे रहे हैं। तो आपको ज्यादा परेशान करना चाहिए ये सवाल कि ये देश जो लोकतांत्रिक है, जो स्वतंत्रता में विश्वास करता है, जो सम्मान में मान और स्वीकार्यता में सम्मान और स्वीकार्यता में विश्वास करता है, वहां पे आप कैसे इजाजत दे रहे हैं कि 5 और 6 साल के बच्चों को स्कूलों में भर्ती किया जाए और उनको ये पढ़ाया जाए कि अब हुकूमत सिर्फ एक वर्ग के लोग कर सकते हैं, किसी और को यह हक नहीं है। दूसरों की धार्मिक मान्यताओं को लेके उनको यह पढ़ाया जाए कि जिस दिन मौका मिलेगा इसे हम पलट देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, जावेद गांधी कह रहे, चिंता उसकी करनी चाहिए। एक घटना, ये तो उसका मैनिफेस्टेशन है, सिम्टम है, लेकिन वो जो फैक्ट्रियां हैं जहां पे ये दिमाग पैदा किए जा रहे हैं, उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत।